फगुनिया, ए फगुनिया, तो हमार जान है रे जान। तोरा को इतना चाहते हैं, 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 कितना चाहते हैं, क्या बताएं। सीना चीर के दिखाएं बजरंग बली जैसा। चाइना ताइवान को चाहता है पर ताइवान चाइना को नहीं चाहती। चाइना नहीं चाहता है कि ताइवान किसी दूसरे देश के साथ संबंध रखे, लेकिन वहीं ताइवान कहती है कि अरे भाई हम तुम्हारी है ही नहीं तो हम क्यों ना दूसरे देश के साथ संबंध रखें। और ये सुन के चाइना को बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत गुस्सा आता है इसे। लेकिन अब चाइना को कौन समझाए कि एक तरफा प्यार सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक कि तुम उसे जबरदस्ती अपना ना बना लो। 7 नवंबर 2022 को यूके के ट्रेड मिनिस्टर गर्ग हैंड 2 दिन ताइवान विजिट पे थे। यहाँ पे उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की, इंक्लूडिंग जो इस टाइम ताइवान की प्रेसिडेंट है साई इन वेन उनके साथ। यहाँ पे गर्ग हैंड 25th एनुअल यूके ताइवान ट्रेड टॉक्स को बढ़ाने के लिए आए हुए थे। लेकिन इससे चाइना को बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत आपत्ति हुई चाइना को। ये पहली बार नहीं था कि ताइवान किसी दूसरे देश के साथ मीटिंग कर रहा हो और चाइना को प्रॉब्लम हुआ हो। इससे पहले भी यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के विजिट पे थी, लेकिन विजिट से पहले ही चाइना ने वार्निंग दे दी थी यूएस को कि डोंट प्ले विद फायर। और नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचती है और चाइना के वादे के मुताबिक उन्होंने अपना ड्रैगन फेंका। कहने का मतलब ताइवान के चारों तरफ चाइना ने अपने वॉरशिप्स लगा दिए और बहुत सारे मिसाइल से ताइवान पे नहीं गिराया, ताइवान के नियर बाय वाटर बॉडीज में उन्होंने अपने सारे मिसाइल्स को गिराया। आखिर चाइना को भी तो बताना था, मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। हालांकि नैन्सी पेलोसी आराम से ताइवान में अपना काम करके वापस यूएस चली जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चाइना को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है जब ताइवान किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। आखिर ताइवान पे चाइना का क्या राइट है और ताइवान का इंपॉर्टेंस वर्ल्ड सिनेरियो में क्या है, इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। Taiwan is interested in securing a trade deal with Britain. Well, a British minister's visit to Taiwan this week is drawing China's eye, prompting Beijing to call for an end to all official exchanges between the UK and the island. Now, after the new administration took charge in the United Kingdom, what is interesting is that the British Trade Policy Minister will now be heading to Taiwan this week. And this, of course, is for talks to try and boost trade between the United Kingdom and Taiwan. The British Trade Policy Minister will be heading to Taiwan this week for talks to boost trade. The visit is significant as it will be a high-level engagement between a major Western country and Taiwan. सबसे पहले ताइवान है कहाँ? चाइना और ताइवान की दूरी 160 किलोमीटर है और ये दोनों एक दूसरे से ताइवान स्टेट से सेपरेटेड हैं। अब ताइवान क्या हमेशा से सेपरेटेड था या वो कभी चाइना का भी पार्ट हुआ करता था या वो अभी भी चाइना का पार्ट है? सबसे पहले ताइवान चाइना के कंट्रोल में 17th सेंचुरी में आया था जब किंग डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी। लेकिन 1895 में सीनो जापानीज वॉर होता है और इसमें किंग डायनेस्टी हार जाती है तो उन्हें ताइवान को फिर से जापान को देना पड़ता है। लेकिन फिर से 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है और जापान की इसमें हार हो जाती है तो जापान को फिर से ताइवान का पोर्शन चाइना को सरेंडर करना पड़ता है। और इस टाइम चाइना को जो पार्टी रूल कर रही थी वो थी क्यूमिंटेंग पार्टी, जिसके लीडर थे चियांग काई शेक। और क्यूमिंटेंग पार्टी के अंडर में चाइना को सिर्फ चाइना नहीं बोला जाता था, रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता था। लेकिन 1945 के इसी रिपब्लिक ऑफ चाइना में चाइनीज सिविल वॉर देखने को मिलता है बिटवीन क्यूमिंटेंग पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और फाइनली 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है और एक नया लीडर इमर्ज होता है जिनका नाम होता है माओ जेडोंग। और क्यूमिंटेंग पार्टी के द्वारा जो चाइना का नाम दिया गया था रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC, उसे अब चेंज करके माओ जेडोंग के द्वारा एक नया नाम दे दिया गया जिसका नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC। कम्युनिस्ट पार्टी जीतने के बाद क्यूमिंटेंग पार्टी के जो लीडर थे चियांग काई शेक वो जाके ताइवान चले गए और वो अकेले ताइवान नहीं गए, उनके साथ उनके जितने भी सपोर्टर थे, उनके पार्टी के जितने भी सपोर्टर थे, इंक्लूडिंग जो मिलिट्री थी, एयरफोर्स थी, और वो अपने साथ बहुत सारे गोल्ड भी लेकर गए और फिर ताइवान में वो रूल करने लगे। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का जितना भी पोर्शन था सारा अपने कंट्रोल में ले लिए, लेकिन उस टाइम ताइवान के पोर्शन को अपनी कंट्रोल में नहीं ले पाए थे। इसी हिस्ट्री को लेके आज का जो चाइना है, जिसका पूरा नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसके प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, जो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमेशा से कहते आ रही है कि ताइवान तो हमेशा से चाइना का ही पार्ट हुआ करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ ताइवान कहते आ रहा है कि ताइवान तो कभी भी चाइना के कंट्रोल में था ही नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर जब मेनलैंड चाइना आया था तब से वो कहते आ रही है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना का असली सक्सेसर है और ये मेनलैंड चाइना और ताइवान दोनों को कवर करता है। इसका मतलब ये है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मेनलैंड चाइना और ताइवान दोनों को क्लेम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ चाइना जो क्यूमिंटेंग पार्टी के द्वारा नाम दिया गया था वो सिर्फ ताइवान के पोर्शन पे रूल कर रही थी और वो भी ये कह रही थी कि हमारा सक्सेसर कोई नहीं है, रिपब्लिक ऑफ चाइना ही चाइना का असली नाम है और ये भी मेनलैंड चाइना और ताइवान दोनों को क्लेम कर रही थी।
कहने का मतलब उस टाइम ये था कि चाइना एक ही है और ये चाइना मेनलैंड चाइना और ताइवान दोनों को कवर करता है। लेकिन इस चाइना को गवर्न करने वाला दो पार्टी था। एक था कम्युनिस्ट पार्टी जो कहती थी कि असली चाइना के गवर्नमेंट को चलाने वाले हम हैं और मेरे अंडर चाइना का नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्यूमिंटेंग पार्टी जो कह रही थी कि नहीं, असली गवर्नमेंट हम हैं और मेरे अंडर चाइना का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। और दोनों पार्टी यहाँ पे कह रही थी कि अगर कोई दूसरा कंट्री किसी भी एक पार्टी के साथ रिलेशन में आता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा पार्टी उस देश के साथ रिलेशन नहीं रखेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के साथ रिलेशन रखता है तो ऑटोमेटिकली क्यूमिंटेंग पार्टी इंडिया के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, और वहीं अगर क्यूमिंटेंग पार्टी इंडिया के साथ रिलेशन रखेगा तो ऑटोमेटिकली कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के साथ रिलेशन नहीं रखेगा। इस टाइम बहुत सारी कंट्रीज को ये कंफ्यूजन होने लगा था कि असली में चाइना कौन सा है और इस चाइना को कौन सा पार्टी गवर्न कर रहा है। 1971 से पहले यूनाइटेड नेशन में जो रिप्रेजेंटेटिव चाइना की तरफ से बैठता था वो क्यूमिंटेंग पार्टी का भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव था, मतलब वो पार्टी जो ताइवान के पोर्शन को रूल करता था। लेकिन इस टाइम पूरी दुनिया को मेनलैंड चाइना का जरूरत था, मतलब वो पोर्शन जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी, ना कि ताइवान जिसमें क्यूमिंटेंग पार्टी रूल कर रही थी। इस टाइम मेनलैंड चाइना को गंवाने का एफर्ट पूरी दुनिया नहीं कर पाती, मतलब कि वो पोर्शन जो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रूल किया जाता था, और अधिकतर कंट्रीज इसी पोर्शन के सपोर्ट में थी, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट में थी। तो बहुत सारे प्रोसेस और बहुत सारे रिजोल्यूशन आने के बाद फाइनली 25 अक्टूबर 1971 को रिजोल्यूशन 2758 आता है, और इस रिजोल्यूशन के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्निशन मिला, मतलब कि वो नाम जो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा दिया गया था, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी को रिकॉग्निशन मिला विथ बीजिंग एज इट्स कैपिटल। और फाइनली 23 नवंबर 1971 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव को बैठने का मौका मिला। पर यूएसए शुरू से ही इसके सपोर्ट में नहीं था। यूएसए का मानना था कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों को अपने एरियाज को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए, दोनों को इक्वल राइट्स होना चाहिए। पर 1972 में यूएसए के द्वारा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाता है जिसका नाम होता है वन चाइना पॉलिसी। इस पॉलिसी में यूएसए ये तो मानता है कि चाइना और ताइवान दोनों एक ही कंट्री है, लेकिन यहाँ पे यूएसए क्लियरली ये नहीं बताता है कि ताइवान कम्युनिस्ट पार्टी के ही अंडर आएगा कि नहीं। यूएस ने ये क्लियरली नहीं बताया कि ताइवान एक्चुअली में इंडिपेंडेंट कंट्री है या नहीं। इंस्टेड उसने ये कहा कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को क्लेम करती है। लेकिन फाइनली यूएस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही रिकॉग्नाइज करता है और कम्युनिस्ट पार्टी को उसका एक लीगल गवर्नमेंट बताता है, लेकिन साथ ही साथ वो ताइवान के भी साथ एक अनऑफिशियल रिलेशन रखता आया है। यूएस हमेशा से ही नहीं चाहता था कि ताइवान मेनलैंड चाइना के अंडर में हो, वो हमेशा से ही ताइवान के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखा है। वो जानता था कि अगर यूएस ताइवान का अच्छा रिलेशन होगा, फ्रेंडली रिलेशन होगा, तो यूएस चाइना को क्लोजली वॉच कर सकता है, यूएस चाइना के अगले स्टेप को जान सकता है। यूएस का यहाँ पे खुद का अपना इंटरेस्ट था। 1990 से पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा वन चाइना प्रिंसिपल भी लाया गया था, जिसमें वो कह रहा था कि वन चाइना का मतलब हमेशा से ही रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ना कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन फिर 1992 में इसी वन चाइना प्रिंसिपल को कुछ इंटरप्रिटेशन के बाद फिर से इसे लाया जाता है, जिसे 1992 कंसेंसस बोला जाता है। इसमें दोनों पार्टी आपस में फेस टू फेस बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो इस बात पे तो एग्री होते हैं कि चाइना एक ही है। टू स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर एक चाइना और एक ताइवान, इस तरीके का कोई भी आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगेन वो यहाँ पे इस बात पे डिसएग्री हो जाते हैं कि आखिर इस चाइना को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन फाइनली इतने सारे प्रॉब्लम्स झेलने के बाद 1991 में उस टाइम ताइवान के प्रेसिडेंट ली तेंग हुई ने कहा कि अब हमें मेनलैंड चाइना का रट्टा लगाना छोड़ देना चाहिए। हम एक छोटे से पोर्शन पे रूल करते हैं, हम कभी भी उस मेजर पोर्शन को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो समझदारी इसी में होगी कि हम अपने पोर्शन पे फोकस करें और अपने पोर्शन को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में सोचें, ना कि हम उसे किस तरीके से एक्वायर कर सके इसके बारे में। और उस टाइम से फिर वन चाइना प्रिंसिपल का जिक्र ताइवान ने नहीं किया और ताइवान में फिर एक इंडिपेंडेंस को लेकर पॉलिटिकल बूस्ट देखने को मिला। अब ताइवान तो मेनलैंड चाइना को क्लेम करना छोड़ दिया था, लेकिन चाइना अभी भी ताइवान को क्लेम कर रहा था और वो ताइवान पे अपना कंट्रोल जमाना हमेशा से ही चाहता रहा है और अभी भी चाहता है। इस टाइम की अगर बात करें तो ताइवान को सिर्फ और सिर्फ 14 कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन उसके बाद अधिकतर जितने भी कंट्रीज हैं चाइना को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ताइवान का वर्ल्ड सिनेरियो में क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों चाइना इतनी शिद्दत से ताइवान को पाना चाहता है और उस पर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है। सबसे पहली बात जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कहते आए हैं कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर कंट्रोल कर लेता है
तो वो 2 यूएस मिलिट्री बेसेस पे आसानी से नजर रख सकता है, एक गुआम और एक हवाई। दूसरा, 1960 से ही ताइवान में एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल रहा था, जिसके बाद इस पीरियड को ताइवान मिरेकल का नाम दिया गया। और उस टाइम से ताइवान की इकोनॉमी बढ़ते ही जा रही है और इसका मेजर कारण है ताइवान में बनने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स। ताइवान को सेमीकंडक्टर चिप्स का हब माना जाता है। आज जितने भी मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, डिजिटल वॉच यूज होते हैं वो बिना सेमीकंडक्टर चिप के पॉसिबल नहीं है इसे यूज करना। ताइवान में एक कंपनी है जिसका नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TSMC, जो अकेला दुनिया का 65% मार्केट कवर करता है। और अगर दूसरे कंट्री की बात करें तो साउथ कोरिया 18%, चाइना 5% और अदर्स 12%। और इस कंपनी का 2021 में $100 बिलियन वर्थ था। और अगर चाइना ताइवान को अपने अंडर ले लेता है, इसका मतलब ये है कि उसका उस कंपनी में भी कंट्रोल आ जाएगा। और अगर उस कंपनी में कंट्रोल आ जाएगा, इसका मतलब ये है चाइना पूरे दुनिया को डोमिनेट करेगा सेमीकंडक्टर के मामले में। तो ये 2 ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से चाइना बेइंतहा प्यार करता है ताइवान से और ताइवान को अपने अंडर लाना चाहता है। अगर इस टाइम ताइवान की बात करें तो 1990 तक अधिकतर जो पार्टी रूल करती थी इसे वो थी क्यूमिंटंग पार्टी, जो एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी। लेकिन 1996 में डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट को चेंज करके डेमोक्रेसी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, सिंगल पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पे किया गया। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट लोगों के द्वारा इलेक्ट होके बनते हैं। 1996 में ताइवान में पहली बार डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्शन हुए जिसमें ली तेंग हुई को एज अ प्रेसिडेंट चुना गया। लेकिन अभी की अगर बात करें तो साई इन वेंग वहां की प्रेसिडेंट है, जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की बिलोंग करती है और ये ताइवान की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।